हाँ जी, तो बच्चे ये कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड के न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको अलग अलग वैरायटी बता रहा हूँ। पहले आप फॉर्मूले एक बार जल्दी से फिर से याद कर लो। कौन कौन से फॉर्मूले थे? पहला था स्ट्रेट वायर के अंदर अगर करंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी। स्ट्रेट वायर में दो वैरायटी थे, इनफाइनाइट और फाइनाइट। इनफाइनाइट में आपको याद है म्यू नॉट आई साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, ये इनफाइनाइट का था। और फाइनाइट वायर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, है ना। नहीं, उल्टा बोल गया मैं, ये फाइनाइट का है, ये इनफाइनाइट का है ना। ये फाइनाइट वायर जिसकी लेंथ पता होती थी, और ये हमें जिसकी लेंथ नहीं पता, इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला किया था हमने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का सेंटर। सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। तो मैंने आपको कहा था इनको कंपेयर करके याद कर लेना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में पाई आता है, यहाँ नहीं आता, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, और ये सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ फॉर्मूला हमने किया था कि एक सर्कुलर वायर है, उसके एक्सिस पर, यहाँ तो बस जस्ट लिख रहा हूँ, आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। इन सर्कुलर वायर के एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, इनमें जो आर है वो इनके इसका, ये आर जो है वो सर्कल का रेडियस है। यहाँ पे आर क्या होता है, वायर से उस पी पॉइंट का डिस्टेंस, वो आर था इनफाइनाइट वायर में। और यहाँ पे ए और एक्स क्या है, ए है इसका रेडियस, सर्कुलर लूप का रेडियस, और एक्स क्या है, सेंटर से इस पी पॉइंट का गैप है एक्स, सेंटर से इस पी पॉइंट का जो गैप है वो एक्स है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा। अच्छा, तो ये 4 फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर एप्लीकेशन हमें करने हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, बच्चे ये एक स्ट्रेट वायर है और ये एक और स्ट्रेट वायर है, दोनों में करंट है, बोथ आर इनफाइनाइट वायर, they both having current 5 ampere and 3 ampere, they are moving in the same direction, करंट की डायरेक्शन सेम है, और इनके बीच का डिस्टेंस है से 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे पॉइंट है ए, दिख नहीं रहा बोर्ड? हाँ, ध्यान से सुनना। तो दो वायर हैं, दोनों, इस पे 5 एम्पेयर करंट है, यहाँ 3 एम्पेयर करंट है, करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ध्यान से सुनते रहना। हमें इस, ये एक पॉइंट है विच इज लाइंग एट द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू वायर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए। और एक दूसरा पॉइंट है बी, और एक ये तीसरा पॉइंट है सी। ठीक है, ध्यान से सुनना, ए बी सी, तीन जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू बोथ ऑफ दीज इनफाइनाइट वायर्स। ठीक है जी, तो आपको मैं कुछ रूल्स बता दूं, याद दिला दूं। एक रूल था 10th क्लास में, उसका नाम था राइट हैंड थंब रूल। ध्यान से सुनना, ये सब चीजें दोबारा नहीं बताई जाएंगी। राइट हैंड थंब रूल, ये जिन्होंने दिया था उनका नाम था मैक्सवेल। तो ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या था, उन्होंने बोला कि अगर एक वायर में करंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते थे। तो उसने बोला जिधर चलने दो, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं बोल रहा था बच्चे कि एक वायर में अगर करंट है और तो उसके बाहर, ये भी एक मैग्नेट है ना, ऑर्स्टेड ने बताया था कि अगर वायर में करंट है तो वो एक मैग्नेट है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर ये मैग्नेट है तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को मैक्सवेल ने बताया था राइट हैंड थंब रूल से। उन्होंने बोला राइट हैंड को इस तरह से रखो, जिधर करंट है उधर थंब को रखो। तो जिधर आपकी उंगलियां बंद हो रही थी, आपको याद है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन थी। ये उंगली इस तरह से बंद हो रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से चलेंगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल था। तो ये मैग्नेटिक, अगर सपोज मुझे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है ना, जैसे मान लो ये पॉइंट पे पता करनी है, तो आपको दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे उस पर आप टेंजेंट खींच देना, तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसे चल रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये आपकी डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ऐसे। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। अगर एक सिंगल वायर होती, सिंगल वायर का तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इनफाइनाइट वायर का। अब यहाँ पे दो दो तारे हैं, तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जब दो दो वायर है तो हमें कैसे पता कि इस पॉइंट पर
इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी और जो इसकी वजह से आएगी, नेट क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही बताना मेन है। देखो पहली मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। आपको आई पता है इसका 5 एम्पेयर, आई की वैल्यू 5 एम्पेयर डालेंगे। आर आपको पता है ये पूरा 10 है तो उसका हाफ ये 5 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू आप 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल के डालोगे। म्यू नॉट आपको पता ही होता है, म्यू नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताया था 4 पाई 10⁻⁻⁷ होता है। तो यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्योंकि फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर। तो म्यू नॉट की वैल्यू डाल देंगे, करंट की वैल्यू पता है 5 एम्पेयर डाल देंगे, आर मतलब इस पॉइंट से इस वायर का कितना गैप है वो डाल देंगे, तो पहली मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। दूसरी, ठीक है, तो पहली मैग्नेटिक फील्ड की कोई वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको यहाँ पता है। ये 5 एम्पेयर है आई, आर भी 5 सेंटीमीटर है, कट आ जाएंगे, म्यू नॉट की वैल्यू भी पता है, उसमें भी पाई वगैरह कट जाएगा, तो पहला मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बस ये करंट बदल जाएगा, उसका करंट 3 एम्पेयर है, बाकी सब कुछ सेम है। डिस्टेंस तो इसका भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, मिड पॉइंट पर है, म्यू नॉट इसमें भी वही रहेगा, तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड का भी आंसर आएगा। तो अब बात ये है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ए पॉइंट पर यहाँ, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, उसके लिए तुक्के नहीं मारना, राइट हैंड थंब रूल लगाना है मैक्सवेल का। क्या, देखो ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, मैंने थंब ऐसे रखा, मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है ऐसे। मैंने आपको क्या बताया कि भैया जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है उस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट डाल देंगे। ये पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड हुई, है ना, इस तरह से चल रहा है ना, तो उसमें मैंने टेंजेंट डाला तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, आपको दिख रहा है इस तरह से जा रही है, ठीक है, ए पॉइंट पर इस वायर की वजह से। अब मैं इस वायर की वजह देखूंगा, ध्यान से देखना, दूसरे वाले वायर के लिए मुझे इस पॉइंट पर देखना है, तो दूसरे वाले वायर के लिए मैं फिर से ऐसे थंब रखूंगा और मेरा ऐसे चल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे चलेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही चल रही थी। तो दूसरे पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट डालूं तो मेरा टेंजेंट जा रहेगा इधर नीचे की डायरेक्शन में, ये मेरा B2 जाएगा ना, ऐसे जा रही है ना, तो इसमें अगर टेंजेंट डालूंगा तो ऐसे जाएगा नीचे। अब आपको दिख रहा है B1 जा रहा है ऊपर और B2 जा रहा है नीचे, दोनों आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 माइनस B2, क्योंकि ये बड़ा इसलिए इसका करंट ज्यादा था, ये 5 एम्पेयर था ना, ये 3 था, तो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं आपने देखा, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया, दोनों का वैल्यू आ चुका है, आप माइनस कर देना। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट बी पर, इसका दूसरा पॉइंट का नाम मैं बी या कुछ और दे देता हूँ, एम दे देता हूँ, क्योंकि बी तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट एम ड्यू टू बोथ ऑफ दीज वायर्स, तो वो कैसे निकालें, फिर से बना देता हूँ मैं, दोनों तारें फिर से बना दी, मुझे यहाँ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी 5 सेंटीमीटर का गैप है। अब आपका B1 B2 अलग अलग होगा, क्यों अलग होगा, इस वाली तार से ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ R तो 5 सेंटीमीटर होगा, और इस वाली तार से ये वाला पॉइंट 15 सेंटीमीटर दूर है, 10 ये और 5 ये, तो यहाँ पे R 15 सेंटीमीटर डालना है ना। तो B1 B2 की वैल्यू अलग लगाएगी, अब इस वाली वायर के लिए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इस वाले वायर के लिए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, B1 B2 अलग अलग निकलेगा। अब B1 B2 अलग अलग तो निकल गया, बात ये आ रही है कि मैं इधर इसकी वजह से उसकी वजह से ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो तुक्के फिर से नहीं मारना, आप बनाओ ऐसे रफ में, ऐसे चल रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट डालू, देखो अगर मैं टेंजेंट डालू तो ऐसे जा रहा है नीचे, यूं जा रही है एरो, नीचे की तरफ जा रहा है, तो B1 मेरा जा रहा है इधर नीचे, इस P पॉइंट पर B1 कहाँ जा रहा है, नीचे। अच्छा इसके लिए बनाओ, ऐसे बड़ा सा लूप बनाता हूं मैं इसके लिए, तो इस P पॉइंट पे अगर मान लो मैं डालूंगा, इसमें भी एरो नीचे ही जाएगी, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही तो चल रहा है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सेम डायरेक्शन है। आप देखो ये B1 है, ये B2 है, अगर यहाँ से कोई लाइन गुजरेगी तो वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिधर B1 जा रहा है, तो B1 B2 दोनों के सेम डायरेक्शन आ रहे हैं, दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देना, जो भी आंसर आएगा अलग से निकालना B1 B2, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूला सेम लगेगा, लेंथ अलग अलग होगी, तो B1 B2 ऐड करके यहाँ पे आएगा। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे, तो ऐड क्यों हुआ, आपने देखा कि इस वाले वायर के लिए यहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे वाली डायरेक्शन में, और उस वाले वायर के लिए भी आपने देखा वो भी नीचे वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे में जा रहे हैं, तो B1 और B2 दोनों अगर इस पॉइंट पे निकालने हैं तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐड हो गया। अच्छा अब मुझे निकालना है यहाँ इधर C पॉइंट पर,
एक सी पॉइंट पे भी निकालना है, तो सी वाला भी ऐसे रफ में बना लो। अब सी वाले में फिर से आपको ये अलग अलग निकालने पड़ेंगे, क्यों, क्या बदल रहा है, करंट तो सेम ही रह रहा है, वो डिस्टेंस बदलते जा रहा है। अब ये वाला 5 सेंटीमीटर दूर होगा और दूसरी वाली तार 15 सेंटीमीटर दूर होगी। तो जो पहली वाली है वहां पे आप 15 सेंटीमीटर ले लेना आर की वैल्यू, और दूसरे वाले में आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर लेना है। इस तार से ये वाला पॉइंट अब 15 है, तो B1 में 15 और B2 में 5। अब B2 बड़ा हो जाएगा B1 से, क्योंकि जितनी तार पास होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, और जितनी दूर होगी, ये वाली तार दूर है सी पॉइंट से, उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी। तो अगर मुझे अब थर्ड यानी कि सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए फिर से वही बात, राइट हैंड थंब रूल लगाया, ये ऐसे जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यूं कैसे चल रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये आ रही है मेरी B1 है, ये मैं इसको B2 मान लेता हूँ, ये B2 था ना, इसको B2। इस वाली तार के लिए लगाओ, इसमें भी उधर ही चल रही है B2, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे दोनों में, तो दोनों में सेम ही चल रही है सी, तो सी पॉइंट के लिए भी दोनों सेम चल रहे हैं, तो B1 और B2 ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा तीनों पॉइंट के। अब इसमें ये थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, जैसे मैं अभी आपको जो बोर्ड में दूंगा, देखता हूँ बोर्ड के क्वेश्चन में क्या था, हो सकता है वो करंट की डायरेक्शन बदल दे। मेरे तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, तो मैंने जब लगाया रूल तो मुझे ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला कि सेंटर वाले पे मेरे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर और इधर ऐड हो रहे हैं दोनों, है ना। लेकिन हो सकता है करंट की डायरेक्शन बदल दे, तब फिर से आप वही राइट हैंड थंब रूल लगा के डायरेक्शन बना लेना। तो जिस पॉइंट पे करना है उस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट डाल दिया करो, और उसी डायरेक्शन में एरो ले जाओ जिधर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऐड कर देना, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देना। वो आपके ऊपर है कि आप देखो कि सेम में आ रहे हैं कि ऑपोजिट में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आप बस खाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज निकाल लो जल्दी। पॉज कर बेटा।